राजस्थान की कई प्राचीन प्रेम कहानियां हैं जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। एक ऐसी ही प्रेम कहानी महेंद्र और मूमल की है, जिनकी याद में जैसलमेर में आयोजित किए जाने वाले मरु महोत्सव में मिस मूमल नाम से सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। गुजरात का हमीर जाडेजा अपनी ससुराल अमरकोट आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा विसलदे सोढ़ा की पुत्री से हुआ था। राणा विसलदे का पुत्र महेंद्र और हमीर हम उम्र थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। दोनों साथ खेलते, खाते पीते, शिकार करते और मौज करते थे। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते करते दूर लोद्रवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुंचे। उनका शिकार हिरण अपनी जान बचाने के लिए काक नदी में कूद गया। दोनों ने सोचा कि बेचारे हिरण ने जल में जल शरण ली है, तो अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़कर दोनों ने जैसे ही इधर उधर नजर दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा और उसमें बनी एक 2 मंजिली झरोखेदार मेड़ी दिखाई दी। इस सुनसान इलाके में इतना सुहावना स्थान देखकर दोनों प्रसन्न हो गए। दोनों ने नदी पार करके बगीचे में प्रवेश किया। इस सुनसान जगह पर इतना सुंदर बाग देखकर दोनों आश्चर्यचकित थे। उनकी आवाजें सुनकर मेड़ी में बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, भौहों तक तनी हुई मूछे, चौड़ी छाती और मांछल भुजाओं वाले 2 खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखे। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जाकर नौकरों से कहो कि इन सरदारों के घोड़े बांधने और इनके रहने खाने का इंतजाम किया जाए। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी खातिरदारी की जाए। मूमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए अच्छी व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महेंद्र का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो, ये सुंदर बाग व झरोखेदार मेड़ी किसकी है और हम किसके मेहमान हैं। मूमल की सहेली कहने लगी कि आपने मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी। मूमल जो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे माड जैसलमेर में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह काक नदी कल कल कर गा रही है, यह झरोखेदार मेड़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। इतना कहकर उसकी सहेली चली गई। तभी भोजन का थाल उठाने आया नाई बताने लगा, सरदारों, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो? उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार करके बाग में आती है तो चांद शर्मा कर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेड़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। रोज ओखलियों में कस्तूरी कुटी जाती है। दूध से वह रोज स्नान करती है। शरीर पर चंदन का लेप कराती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। ऐसा कहते कहते नाई बताने लगा, कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान, जवान राजा राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं। उसे कोई भी पसंद नहीं आया। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महेंद्र को जाने के लिए कहा, पर महेंद्र ने हमीर से कहा, पहले आप जाइए। हमीर को मेड़ी के पास छोड़कर सहेली ने कहा, आप भीतर पधारे, मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा, मूमल जरूर कोई डायन है और नखलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसा मार देती होगी। वह तुरंत उल्टे पांव वापस होकर चौक से निकल आया। हमीर व महेंद्र आपस में बात करते इससे पहले मूमल की सहेली आ गई और महेंद्र से कहने लगी, आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्र ने अपना अंगरखा पहनकर हाथ में भाला लेकर सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महेंद्र को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र यह देख मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्र ने भूसे से भरे उस अजगर को भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगले चौक में महेंद्र को पानी भरा नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज आई। महेंद्र समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयां,
बड़ी बड़ी सुंदर आंखें ऐसे लग रही थी जैसे मध भरे प्याले हो, तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में डाले गए हो, पेट जैसे पीपल का पत्ता अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का यह रूप देखकर महेंद्र के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। महेंद्र तो मूमल को ठगा सा देखता ही रहा। उसकी नजर मूमल के चेहरे को एकटक देखते जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो ऐसा लगता है जैसे खंजर हो। दोनों की नजरें आपस में ऐसे लड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार मूमल ने नजरें नीचे कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला, और नहीं पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए यह सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेशा भेजा, महेंद्र को बुलवाया और चलने को कहा। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन ही नहीं हो रहा था। आखिर में चलते समय महेंद्र ने मूमल से वादा किया, मैं फिर आऊंगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूंगा। और दोनों वहां से चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महेंद्र अपने राज्य अमरकोट। मूमल से वापस आकर मिलने का वादा कर महेंद्र अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुनाता चला जा रहा था, मारी माढेची ये मूमल, हालेनी अमराणे देश, मेरी मांड देश की मूमल, आओ मेरे साथ अमरकोट। अमरकोट पहुंचकर महेंद्र का मन ही नहीं लग रहा था। उसे बार बार मूमल की वो झील सी आंखें याद आ रही। अपनी 7 पत्नियां उसे अब नहीं भा रही थी। वो तो बस मूमल की सुंदरता से मोहित हो गया था। इधर मूमल भी महेंद्र के प्यार में डूब गई थी। वो भी महेंद्र के पास आने के लिए बेताब थी। इंतजार में थी कि ये राजपूत अपना वादा जरूर निभाएगा और मुझसे मिलने आएगा। महेंद्र ने अपने राजमहल में काम करने वाले रामू काका से पूछा, क्या ऐसा कोई ऊंट नहीं है जो इस रेगिस्तान में रात को 100 कोस का आना जाना कुछ ही घंटों में पूरा कर ले? सबसे तेज दौड़ने वाला ऊंट कहाँ मिलेगा? रामू ने उसे चीतल ऊंट के बारे में बताया, जो सबसे तेज दौड़ता है। अब महेंद्र ने भी योजना बनाई। रात भोजन और सबके सोने के बाद वो उस चीतल ऊंट पर बैठ अपनी मूमल के पास पहुंच जाता लोद्रवा, और सुबह तीसरे पहर वहां से निकल ऊंट पर बैठ सुबह अपनी सबसे छोटी पत्नी के कमरे में आकर सो जाता। ऊंट के तेज दौड़ने से और पूरी रात इतनी दूर आने जाने से वो पसीने से लथपथ रहता और उसके बालों से पानी टपकता। ऐसा लगभग रोज रात 8 महीने तक महेंद्र चीतल ऊंट पर बैठ अपनी मूमल से मिलने जाता। धीरे धीरे यह बात परिवार वाले जान गए। जब 8 महीनों तक वो किसी दूसरी पत्नियों के कमरे में नहीं गया तो सबने अपनी सास से शिकायत कर दी कि महेंद्र सिर्फ छोटी पत्नी के पास रात बिताता है। जब उसने कहा, मैं तो उन्हें सिर्फ सुबह कमरे में सोया देखती हूँ, रात को कब आते हैं पता ही नहीं चलता। जब बाल गीले होने वाली बात बताई तो महेंद्र के पिता बोले, छोटी बहू तुम सुबह एक कटोरे में उसके बालों के पानी को जमा करना। जब अगले दिन छोटी बहू वो पानी का कटोरा ले ससुर जी के पास पहुंची, वो पानी देख समझ गए कि ये काक नदी का पानी है। फिर चीतल ऊंट के बारे में भी जान गए और उसके टांग टूटवा दिए। महेंद्र की अब बुरी हालत हो गई थी। राजमहल में अब कड़ा पहरा लग गया था। 7 पत्नियां उस पर नजर रखती, पर वो तो तड़प रहा था अपनी मूमल से मिलने के लिए। उसने रामू काका को अपने कक्ष में बुलाया और सभी सेवकों को किसी काम से भेज एकांत में रामू से पूछा, काका चीतल तो अब नहीं दौड़ सकता, किसी दूसरे ऊंट का जुगाड़ कीजिए जो उस जैसा ही तेज दौड़ता हो। रामू ने एक ऊंटनी के बारे में बताया। वो कम उम्र की है, दौड़ती तेज है, पर उसे रास्ते का इतना ज्ञान नहीं है और तेज चाबुक पड़ते ही भड़क जाती है, तो सावधानी से बड़े प्यार से उसकी सवारी करना। रात को फिर सबके सोने के बाद महेंद्र उस नई ऊंटनी पर बैठ चल दिया 100 कोस दूर लोद्रवा। उस रात थोड़ी देरी से निकला था, समय कम था, मूमल से मिलने के लिए व्याकुल था, तो भूल गया रामू काका की नसीहत और ऊंटनी को और तेजी से दौड़ाने के लिए चाबुक तेजी से मारा। चाबुक लगते ही वो भड़क गई और दूसरी दिशा में दौड़ने लगी। लोद्रवा की जगह बाड़मेर पहुंच गया महेंद्र। यहाँ मूमल बहुत देर तक अपने प्रियतम महेंद्र का इंतजार करती रही। फिर उसकी सहेलियां और उसकी बहन सुमल उसका मन बहलाने के लिए नाटक खेलने लगी, जिसमें सुमल ने लड़कों वाले कपड़े पहन लिए थे। खेलते बातें करते दोनों बहन वहीं थक कर सो गई और सहेलियां अपने कमरों में चली गई। महेंद्र को जब अपनी गलती का एहसास हुआ कि चाबुक तेजी से मारने से ही ऊंटनी उसे लोद्रवा की जगह बाड़मेर ले आई, वो फिर ऊंटनी को लोद्रवा की तरफ मोड़ा। रात के तीसरे पहर जब वो मूमल की मेड़ी पर पहुंचा और मूमल के शयन कक्ष में एक पुरुष को सोया देखा, जो कि मूमल की बहन सुमल थी, जिसने पुरुष के कपड़े पहने हुए थे। नफरत से भर गया महेंद्र का मन। जिसके लिए मैं जान की बाजी लगाकर हर रात आया हूँ, वो अन्य पुरुष के साथ सो रही है।
गुस्से में चाबुक वहीं फेंक महेंद्र वहां से चला जाता है। वापस अमरकोट लौटकर अब कभी मुमल से ना मिलने की कसम खाता है। अगर वो मेरे बिना किसी दूसरे पुरुष के साथ खुश है तो आज से मेरा भी उसके साथ कोई संबंध नहीं। यहाँ जब सुबह मुमल उठती है और दरवाजे पर चाबुक गिरा देखती है तो वो समझ जाती है कि महेंद्र रात को शायद देर से आया था, मुझे सोता देख शायद चला गया। उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगे कि कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई महेंद्र को। जब अगली कई रात महेंद्र उससे मिलने नहीं आया, मुमल विरह में तड़प रही थी। उसने श्रृंगार करना, खाना पीना सब छोड़ दिया था। उसकी कोमल काया काली पड़ने लगी। उसका वो सौंदर्य जिससे पूरा राजस्थान महकता था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। विरह की आग में पल पल जल रही थी मुमल। उसने एक दिन ढोलकी को संदेश दे भेजा महेंद्र के राजमहल अमरकोट में। हाल तो महेंद्र का भी बहुत बुरा था मुमल के बिना, पर वो उस रात के दृश्य को भूल नहीं पा रहा था और मुमल से घृणा करने लगा। मोहब्बत जब नफरत में बदलती है तो बहुत तकलीफ देती है। ढोली महेंद्र के राजमहल के पास घूम घूम कर गा रहा था, तुम्हारे बिना सोढ़ा राण, ये धरती धुंधली, तेरी मुमल रानी है उदास, मुमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्रा अब तो कर आओ। महेंद्र ने संदेश सुनकर उस ढोली को अपने महल में बुलाया। जब ढोली ने मुमल का हाल बताया कि मुमल ने खाना पीना सजना संवरना सब छोड़ दिया है, बस तुम्हें संदेश भेजा है आने का, एक बार आकर मिल लो उससे, कोई गलतफहमी हुई है तो दूर हो जाएगी, जाकर एक बार देखो तो सही उसका हाल। यह संदेश सुनकर महेंद्र ने उस ढोली को महल में बुलाया। जब ढोली ने मुमल का हाल बताया कि मुमल ने खाना पीना सजना संवरना सब छोड़ दिया है, बस तुम्हें संदेश भेजा है आने का, एक बार आकर मिल लो उसे, कोई गलतफहमी हुई है तो दूर हो जाएगी, जाकर एक बार देखो तो सही उसका हाल। इतना सुनकर महेंद्र और गुस्से से आग बबूला हो गया और ढोली से कहा, जाओ जाकर कह दो अपनी उस मुमल से कि मैं उसकी सुंदरता पर नहीं मरता, जिसके साथ रात थी उसी से ब्याह कर ले। ये बात जब ढोली ने जाकर मुमल को बताई तो मुमल को उस रात की घटना याद आई कि जब उसकी बहन पुरुष के कपड़ों में उसी के पलंग पर सो गई थी और सुबह उसके कमरे के बाहर महेंद्र का चाबुक गिरा पड़ा था। अब उसे पूरी बात समझ आई कि जरूर महेंद्र को गलतफहमी हो गई है, सुमल को उसने कोई पुरुष समझ लिया। अब मुझे खुद अमरकोट जाकर उसे सारी सच्चाई बतानी होगी, वरना वो मुझे चरित्रहीन समझता रहेगा। मुमल ने रथ मंगवाया और अपने सेवक और सहेली के साथ अमरकोट महेंद्र के राजमहल पहुंच गई। वहां पहुंचकर मुमल ने महेंद्र को अपने सेवक द्वारा संदेशा भिजवाया कि वह उससे मिलने आई है। अब महेंद्र का दिल भी पसीज गया। सोचा वो इतनी दूर से आज मुझसे मिलने आई है तो एक बार मिल लेता हूँ। अपने सेवकों से कहकर अतिथि सत्कार और महल के अतिथि कक्ष में उसके रुकने की व्यवस्था करवाई। महेंद्र के मन में ना जाने क्या आया, सोचा एक बार मुमल की प्रेम परीक्षा ली जाए। यह सोच महेंद्र ने अपने एक सेवक को सिखाकर भेजा। वो सेवक मुमल के पास जाकर दहाड़ मारकर रोने लगा और बोला, मुमल रानी, आपसे मिलने के लिए जैसे ही वो अपने कक्ष से निकले तभी उन्हें एक काले नाग ने डस लिया। इतना सुनते ही मुमल पछाड़ खाकर वहीं गिर गई और अपने प्राण त्याग दिए। मुमल के मरने की खबर जैसे ही महेंद्र को मिली वो पागलों की तरह मुमल के पास दौड़ता आया, पर बहुत देर कर दी उसने आने में। उसका वो मजाक भारी पड़ा मुमल के जीवन पर। शक और मजाक दोनों ने ले ली मुमल की जान। उसके बाद से महेंद्र भी पागलों की तरह थार मरुस्थल में दिन रात भटकता रहता और पुकारता रहता अपनी मुमल को।